हेलो गाइज, एक बार फिर आप लोगों का विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग लेक्चर नंबर 12 देखते हैं फिजिक्स का। रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 12। और हम लोग इसमें देखते हैं, जहाँ तक पढ़े थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों का फोकल लेंथ बचा था, फोकल लेंथ। यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, देखिए। फोकल लेंथ क्या होता है हम लोग जान जाए। हम लोग कॉनकेव मिरर में देख लेते हैं, अवतल दर्पण में देख लेते हैं, इसी प्रकार उत्तल में भी होगा। यहाँ पर आपका सेंटर है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस रहा। अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पैरेलल कोई रेज आ रही है, कोई रे आ रही है इंसिडेंट रे, और इस इंसिडेंट रे को क्या होना चाहिए, पैराएक्सियल। क्या होना चाहिए, पैराएक्सियल। अगर होगा पैराएक्सियल मतलब मुख्य अक्ष के बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए। पैराएक्सियल रे होगी, मार्जिनल रे के लिए नहीं सत्य ये है, पैराएक्सियल रे होगी। और यहाँ से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ हम लोग कर देते हैं, तो यह जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जाएगी। और यह मान लीजिए आई से आ रही तो आई एंगल से जाएगी, जिस बिंदु से जाएगी उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर ध्रुव होता है। तो आपका जो पोल से आपका फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे हम लोग एफ से दिखाते हैं। और हम बता चुके हैं सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसे हम लोग सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये आपका फोकल लेंथ रहा। उसी प्रकार इसके लिए फोकल लेंथ क्या आपको मिलेगा, ये आपका मेन एक्सिस है, मुख्य से समांतर रेज आ रही है, इधर होगी। और हम लोग जानते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से, ये आपका परपेंडिकुलर है। और हम इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका फोकल पॉइंट होता है। और जो ये डिस्टेंस आपकी एफ होगी वो फोकल लेंथ होगी, यानी फोकल लेंथ। और जो ये डिस्टेंस मतलब सभी डिस्टेंस पोल से मापते हैं तो ये फोकल लेंथ आपका होगा। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगी वह आर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इस कर्व का जो इस आपका उत्तल दर्पण है उसका जो रेडियस होगा। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी है, ये आपका आर है। अब हम लोग जो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं उसमें ये देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको मिटाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी रे पैराएक्सियल होनी चाहिए, जो ये इंसिडेंट रे है वो पैराएक्सियल होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए मुख्य अक्ष की। ये बात जानते रहे, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है अगली बात ये रहेगी कि रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालना है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालना है। देखते हैं रिलेशन, हम लोग रिलेशन दोनों में निकाल देते हैं। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग निकालना। सबसे पहले ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आपका रहा ये इसका क्या रहा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका पोल ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं। अगर कोई रेज
मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कहाँ से आती है? अगर कोई रेज मुख्य अक्ष के समांतर आती है जो कि पैराएक्सियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैराएक्सियल। मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और यह है क्या? पैराएक्सियल रे। हम लोगों को जानना होगा कि ये जो रे होगी वो कैसी होगी? पैराएक्सियल होगी। हाँ, दिख रहा है बराबर, पैराएक्सियल रे होगी। और हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो जितनी ये आपका एंगल मान लीजिए आई रहेगा उतने से क्या होगा? ये इधर जाएगा और जिस बिंदु से जाएगा वो आपकी फोकस बिंदु होगी। इस डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी जो है इधर ही दिखाते हैं क्योंकि सारी दूरियां पोल से मापते हैं। और ये जो डिस्टेंस होगी वह कितनी होगी? कैपिटल आर। ये आपका है इसको। और हम लोग जानते क्या हैं कि ये जब एंगल आई है तो यह भी एंगल कितना होगा? आई ही होगा। दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक्चुअली परावर्तन में ये आई और ये आर होता है, दोनों इक्वल होते हैं तो आई बराबर आर और बराबर आई लिख ही सकते हैं। तो लिख लिए यहाँ पर, जिससे हम लोगों को बातें क्लियर रहेंगी। ये आपका है पूरी तरह से सिस्टम। अब हम लोग बात को समझेंगे। हम लोग निकालना यही है, ये डिस्टेंस निकालना है। हम लोग जाने कि ये देखें यहाँ से कुछ ये जो रे आ रही है ऐसा, ये तो ये और ये इक्वल होगा, यह भी आई होगा। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं 9, 10, 11, 12। ये आपका आई है तो यह भी क्या होगा? आई होगा। दोनों इक्वल होंगे, ये आई तो यह आई। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं, ये यहाँ पर यम हम रख लेते हैं। त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज यम सी एफ में। इसमें देखते हैं कि ये दो समान जब हैं, जब ये दोनों एंगल समान है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पूरा लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं यम सी एफ, एंगल एम सी एफ इक्वल टू एंगल सी एम एफ। दोनों इक्वल हैं। जब दोनों आमने सामने कोण बराबर हैं तो ये भुजा भी बराबर होगी। इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की भुजा दोनों इक्वल होंगी। ये दोनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल आने वाली हैं। तब ये जो त्रिभुज होगा वो एक विशेष प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा, जिस पर अगर इस बिंदु से अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इससे ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो भुजा होगी ये आधा आधा बढ़ जाएगी। यह जो भुजा होगी पूरा सीएम जो भुजा होगी ये आधा हो जाएगी। मतलब यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर जो होगा वो आधे पर से पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर हो गई थी। इस भुजा पर, इस कोण से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यह भुजा जो होगी वो आधा आधा बढ़ जाएगी। यानी आप बात को समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है? जितना डिस्टेंस ये है। क्यों? ये और ये इक्वल होगा क्योंकि यह भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यह भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है। दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये आर तो यह भी आर, यह आर पूरा। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या? तब सी एम इक्वल टू आर, इसको हम क्या यन रख लेते हैं। तो हम जब ये रख लेंगे तो नियमानुसार क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं सी एन इक्वल टू आर बाई 2। क्यों? आधा आधा बढ़ जाए क्योंकि मिडिल पे एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? आर बाई 2। ये आर बाई 2 मिला। हम लोगों को समझना चाहिए कि ये कितना मिला? आर बाई 2। ये आर बाई 2 मिला। अगर हम यही डिस्टेंस निकाल लेते हैं सी एफ में निकालना, मानते सी एफ का ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, यह ए है लंबाई में। कितनी है? ए है मानते। तो ये आपका एंगल है। अगर हम लोग यहाँ पर सेक आई लेते हैं, सेक आई, क्या? सेक आई, तो सेक इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो आपका यहाँ पर कर्ण बटे आधार आपका होगा तो ए बाई आधार कितना है? आर बाई 2, यानी ए इक्वल टू आर बाई 2 साइन आई।
ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगी r/2 साइन आई। अब हम लोगों को कैलकुलेट कितना करना था, हम लोगों को कैलकुलेट करना था एफ पी की वैल्यू। तो एफ पी इक्वल टू कितना होगा, इतना डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम करते क्या हैं, हम लोग पूरे में से इतने में से, यानी ये तो आर है, पूरा आर में से इतने को घटा देते हैं तो हमारा यही आएगा। पूरे में से इतने को घटा देते हैं तो यही आएगा ना, पूरे में से इतने को घटा देते हैं तो पूरा कितना है, एफ पी इक्वल टू पी सी पी एफ इक्वल टू पी सी माइनस क्या एफ सी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सी एन, यहाँ पर लिख लेते हैं सी एन इक्वल टू r/2। दिख रहा होगा यहाँ पर सी एन इक्वल टू r/2। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी एफ यानी एफ इक्वल टू पी सी कितना है, पी सी आर माइनस एफ सी आपका कितना है, एफ सी ये r/2 साइन आई, यही आपका है। सॉरी ये आपका यहाँ पर सेक है, ये सेक आई है, सेक हम लोग लिए हैं, सॉरी ये गलती हो गई, ये सेक आपका साइन ना होकर के आपका सेक ये है, तो सेक आई ये प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर होता है कण बटे आधार। तो कण ये है आपका, अरे ये 90 अंश के सामने वाला ये कण है और ये आधार आपका होगा, कण बटे r/2 आधार है। तो हम कण a बटे आधार r/2, तो हम लोग इधर किए a बराबर r/2 यानी सब वैल्यू हम लोग पुट किए, a बराबर r/2 सेक आई अब हम लोगों का आया है ये। तो एक्चुअली ये तो फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को ये भी फार्मूला जानना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ये फार्मूला कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट, हम आगे भी बताते हैं आप लोगों को है। हम लोगों को समझना होगा कि यदि आपका ये जो रे होगी वो पैरा एक्सियल ना होकर के मार्जिनल अगर रे होगी, मतलब ये दूरी थोड़ा ज़्यादा होगी, तब के लिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अगर पैरा एक्सियल होगी, बहुत ज़्यादा पास होगी, तब तो हमारा r/2 ही आएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा पास अगर लाएंगे हम, देखते हैं बहुत ज़्यादा अगर पास होगा पैरा एक्सियल के लिए हम लोग जानते हैं इफ पैरा एक्सियल रे हो, तब अगर पैरा एक्सियल रे होगा तो आपका जो आई होगा वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, आई बहुत छोटा होगा। अब आप लोग बात समझें कि आई कब छोटा होगा, जब यह यम बिंदु बहुत ज़्यादा पास होगी, यम बिंदु बहुत ज़्यादा, यम बिंदु जो होगी वो पीप होगी बहुत ज़्यादा पास, ये आई कैसे छोटा आएगा हम लोग देख लेते हैं। ये है यहाँ से अगर हम लोग ये कोई रेज आई यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, आई इतना रहा, और हम ये क्या करते हैं थोड़ा और पास लाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अब आई इसके अपेक्षा और छोटा होगा, और पास लाते हैं और और आई छोटा होगा। यानी जितना हम आई छोटा मानेंगे उतना हम लोगों को जानना होगा कि यम बिंदु क्या होगा पी पर, मतलब बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा। यदि यह आई स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कास आई इक्वल टू 1 छोटा होगा, कास आई इक्वल टू 1, कास आई इक्वल टू 1 तो सेक आई इक्वल टू भी कितना होगा, सेक आई इक्वल टू भी 1 होना चाहिए। जब यह 1 हो जाएगा तो एफ इक्वल टू कितना मिलेगा, r माइनस r/2 इंटू 1, कुछ वैल्यू नहीं होगी, यानी r में से r/2 घटेगा तो r/2 आएगा। ये आपकी कंफर्म वैल्यू है। मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और जो ये फार्मूला आया है इसका कहाँ यूज है, इसका यूज कुछ इस ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आपकी ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब पैरा एक्सियल रे ना होकर के ना मार्जिनल रे रहे, मतलब ये जो रे आ रही है थोड़ा दूर से आ रही है, तो इसका हम लोग यूज करना पड़ेगा
तो हम लोगों को आई का वैल्यू दिया रहेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट ये वाला लगा देते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको जानना होगा। हम लोग ये हुआ आपका किसके लिए हुआ, अवतल दर्पण के लिए, ये पूरा डेरिवेशन हुआ। और हम लोग अगर उत्तल दर्पण के लिए देखना चाहें तो यहीं पर वो भी देख लेते हैं, या फिर इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लें तो हम उत्तल दर्पण का बताएं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। ये आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको r/2 इसके बाद सेक आई मान करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैसे कैसे। और ये पैराएक्सियल रे होगी, आई बहुत छोटा हो जाएगा, यानी हम काश आई बराबर 1 मान लेंगे तो सेक आई बराबर भी 1 हो जाएगा। जब सेक आई वैल्यू 1 आई तो यह r में से r/2 घटा तो r/2 बचा आपका। मिटा देते हैं और फिर इसके बाद लेते हैं आप, और हम लोग उसके लिए भी देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। आपका ये आपका रहा उत्तल दर्पण, और यहाँ पर मान लेते हैं ये सेंटर है, ये कोई रे आ रही है, और ये रे होनी चाहिए पैराएक्सियल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। वैसे फार्मूला जो आएगा मार्जिनल और पैराएक्सियल के दोनों के लिए आता है, देखते हैं ये आएगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ जितने से आई उतने से जाएगी। ये आई एंगल से आई तो आई एंगल से क्या होगी, जाएगी भी, चली गई आई एंगल से। अब हम अगर इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाते हैं तो आपका यह बिंदु होगा क्या, फोकस बिंदु होगा, और यह जो डिस्टेंस होगी वह फोकल लेंथ होगी, और जो यह डिस्टेंस होगी वह रेडियस आर होगी। हम लोग बात समझें, ये आपका टोटली बन गया। तो ये देखिए यूं यूं, ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण में आ जाएंगे दोनों, आई यह भी होगा तो नीचे वाला भी क्या होगा, आई ही होगा, यानी यह आई आपका मिला। और ये दोनों पैरेलल रे हैं, ये दोनों पैरेलल रे हैं, तो ये एंगल ये इस एंगल की इक्वल होगा, देखते हैं, यानी ये और ये इक्वल आ जाएंगे आपके, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, यह भी आई हो जाएगा। फिर एक बार देखते हैं, जब ये इस प्रकार का हो गया त्रिभुज की जिसके दो कोण बराबर थे, इसके सामने की ये भुजा बराबर, इसके सामने की ये, जब ये कोण बराबर, ये इसके बराबर, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा दोनों इक्वल आपस में होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस आर होगा, क्योंकि ये जो रेडियस है आपका आर वो इस गोले का रेडियस होगा ना, तो जहाँ पर इस सेंटर से गोले को मिलाएंगे वो सभी रेडियस आर आएगी। जब पूरा डिस्टेंस आर, ये पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, तो ये वाला डिस्टेंस r/2 कितना होने वाला आपका, r/2 होने वाला है। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ये आई हम लोग यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, सेक आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें ये मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस ए मान लेते हैं, ए अभी वहाँ पर भी माने थे यहाँ पर भी मान लेते, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर भी होगा, ये तो इक्वल हो जाएगा r/2, ये r/2 यानी r/2, ये पूरा टोटल r रहा। तो हम लोग देखते हैं सेक आई इक्वल टू ये a अपान r/2, यानी a इक्वल टू r/2 सेक आई, ए की वैल्यू आई r/2 सेक आई, यानी इसकी वैल्यू r/2 सेक आई आ गई। अब ये वैल्यू आपको मिल गई, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर P होगा, हम लोग निकालना है कि PF इक्वल टू PC माइनस, मतलब पूरे में से अगर हम इतना को घटा देते हैं तो यही बचेगा, पूरे में से अगर इतने को घटा देते हैं तो हमारा यही बचेगा। तो पूरे में से पूरा कितना आपका है PC माइनस फिर FC घटा दे, PF की वैल्यू PF इक्वल टू PC R माइनस FC r/2 सेक आई, r/2 सेक आई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर
अब हम लोग मानते हैं कि ये पैराएक्सियल रे है, यानी आई की वैल्यू बहुत छोटी होगी, आई इक्वल टू वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है आई, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, काश आई इक्वल टू 1, तो सेक आई इक्वल टू भी कितना होगा, 1 ही होगा। अरे यार सेक इक्वल टू 1 अपन काश आई, तो यानी 1/1 यानी एक ही होगा ना, एक ही आएगा। तो एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2, यानी एफ इक्वल टू आर बाई 2। यानी आप लोग जाने कि चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, जो फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, दोनों ही आपको क्लियर हो गई। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल हम लोग को समझना है थोड़ा। मान लेते हैं कि कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर आपको बोल दिया कि ये आपका वक्रता केंद्र है, सी है, कोई 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कोई वस्तु, 3 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, यह रखी है, और इसका जो यहाँ पर पोल है, इसका जो ये डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो 5 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है। तो बताइए आप लोग इसकी फोकस कितनी होगी, एफ कैलकुलेट आपको करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कैसे लगाएंगे, आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, देखिए कैसे लगता है। हाँ, तो देखिए आप लोग प्रयास कर लिए होंगे। एक रेस जब ये मुख्य इसके पैरेलल जाती है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये पूरा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी ये ज़्यादा डिस्टेंस है। और अगर यही आपको क्वेश्चन ये दिया जाता कुछ ऐसा, यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, और ये डिस्टेंस दिया रहता आपको 0.01 मिलीमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया रहता। समझेंगे बात। तो ये जो डिस्टेंस है हम लोग 5 सेंटीमीटर की तुलना में 0.01 मिलीमीटर बहुत छोटा मान लेते हैं, यानी ये जो रेज जाएगी वो पैराएक्सियल होगी। कौन होगी, पैराएक्सियल रेज होगी, पैराएक्सियल। तो जो आप लोग हाई स्कूल स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जो सवाल लगाते थे आप लोग 10th में या उसी स्टैंडर्ड या फिर 9th में जो भी आप लोग क्वेश्चन लगाए, वो लगाए, ये बहुत मिनिमम डिस्टेंस थी, वो मतलब पैराएक्सियल के लिए हम लोग लगाए। तो अगर यहाँ पर होगा तो हम लोग जानते हैं पैराएक्सियल के लिए एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर कितना होता है, अभी हम लोग प्रूफ की एफ बराबर r/2 होता है, यानी r बराबर 2f। तो हम लोग r दिया है, कितना दिया आपका 5/2, यानी r बराबर 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी एफ इक्वल कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, क्योंकि ये पैराएक्सियल में बहुत ज़्यादा पास है। लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दूरी है, यानी ये ज़्यादा है, यानी ये मार्जिनल रेज आ रही हैं। तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। ये वाला जो फार्मूला होगा वो पैराएक्सियल रे के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा पास से गुजरने वाले रे के लिए होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसके लिए हम लोग अभी देखे थे एफ इक्वल टू r माइनस r/2 sec i, ये वाला। अच्छा, एक रेस गई, हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसके बाद आएगी, तो ये जो एंगल होगा आई, वही एंगल यह भी होगा, और यहाँ पर बिंदु क्या होगी, मान लेते हैं एफ। हमें यही डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है एफ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मान ले, तो यह भी ऊंचाई क्या होगी, 3 ही सेंटीमीटर आएगी।
ये आपकी कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी। यह भी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ये आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम लोग देखते हैं, यह आपका त्रिभुज मान लीजिए, ये 90 है, ये आपका त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें तो हम लोग को ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर ले लेते हैं साइन आई, तो साइन आई बराबर कितना होता है, ये पूरा डिस्टेंस जब 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 5 है, तो यह भी डिस्टेंस 5 ही होगा, क्योंकि यह भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। क्यों, ये भी और ये भी दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे यार इसी का है ना ये 5, तो ये भी इसी का रेडियस है। इसी जो ये सर्किल रहा होगा, जो आपका स्फीयर रहा होगा, उसी का रेडियस यह भी है। तो यह भी 5 और यह 3। तो हम लोग जानते हैं साइन आई इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी 3/5। और साइन आई, साइन 3/5 साइन 37 अंश की वैल्यू होती है। कितनी की होती है, 37 अंश की, यानी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 अंश। अब हम लोग यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करेंगे, तब आपका आएगा एफ इक्वल टू आर। आर की वैल्यू 5 माइनस 5/2 सेक 37 अंश, ये आपका है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, देखिए आप लोग कितना आता है। और हम लोग जाने कि ये सेक 37 अंश की जो वैल्यू होती है वो 5/4 माइनस 5/2 इंटू इसकी जो वैल्यू होती है वो 5/4 होती है। तो यह इक्वल टू 5 माइनस 5×5 = 25 और 5×4 दूनी 8, ये हो जाएगा। तो यह इक्वल टू 8×5 = 40 माइनस 25/8 40 माइनस 25/8, यानी यह इक्वल टू 15/8। ये आपका फोकस दूरी आएगी सेंटीमीटर। अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर कर देते हैं 5/2, तो आपका वो जो आंसर होगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। ये आपका परफेक्ट आंसर, यानी अगर ये मार्जिनल रेज आएगी, यानी डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी, तब के लिए आप क्या रखेंगे, ये वाला फार्मूला रखेंगे। अगर ये डिस्टेंस कम आएगी तो आप डायरेक्ट कर देंगे एफ इक्वल टू r/2। और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा आती है तो आप लोग फार्मूला जो पुट करेंगे वो ये वाला होगा। अगली बात को हम लोग देख लेते हैं। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और इस तरह से आप लोग कोई भी कैलकुलेशन रहेगा कर सकते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दिया गया इस पर। अगली बात हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगली बात जो ये रहेगी वो है आपकी फोकल प्लेन। आपका फोकल प्लेन अब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फोकल प्लेन। अब इसके बारे में लोग जाने, इंपॉर्टेंट बात ये भी है, फोकल प्लेन क्या होता है। देखिए आपका ये है अवतल दर्पण, और ये आपका है मुख्य अक्ष। ये पोल आपका होगा, यहाँ पर मान लेते हैं आपका सेंटर है, ये है आपका फोकल प्लेन। देखिए होता क्या है कि इसमें फोकल प्लेन होता है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें नहीं आती हैं, किरणें ना आए, लेकिन वह स्वयं समांतर हो, स्वयं अपने में समांतर हो, अपनी भाषा में समांतर हो। समझिएगा, जैसे अभी यही है, अगर ऐसे ऐसे रह जाती तो आपकी मुख्य से समांतर होती। और एक बात और पैरा एक्सियल होनी चाहिए,
पैरा एक्सियल रे मतलब बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए, ये बात समझे। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ना आए लेकिन वह स्वयं अपने में समांतर हों और पैरा एक्सियल रे हों। मतलब देखिए, और एक बात आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मान लीजिए यहाँ पर आपकी आँख है और किसी दूसरे गांव में आप लोग बहुत दूर देखते हैं कोई बल्ब जल रहा है, और यह जो दूर बल्ब जल रहा है इससे जितनी रे आपकी आंख पर आएंगी सब आपकी बहुत दूर से आ रही हैं तो ऑलरेडी समांतर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? समांतर। ये बात आप लोग जाने कि आपकी आंख पर जो पड़ेंगी वो समांतर ही पड़ेंगी। यानी आप लोग यहाँ पर ये बात से संतुष्ट हो जाएं कि बहुत दूर से आने वाली किरणें ऑलरेडी कैसे हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये बात आप लोग जाने। बहुत दूर से किसी गांव में बल्ब जल रहा है, आपकी आंख पर जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है। और देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे रेज नहीं आनी चाहिए। रेज आनी चाहिए इस तरह से, अपने में समांतर हो, चाहे इस तरह से। देखिए मान लीजिए एक रेज आपकी आ रही है ऐसे यहाँ पर पड़ रही है और दूसरी रेज आ रही है यहाँ पर पड़ रही है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। ये कैसे आपस में है? समांतर हैं। ऐसी तीसरी पड़ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है, इसे पड़ रही है, ये समांतर आपस में हैं। अब देखिए तो ये जो सभी जो रेज होंगी वो आपस में समांतर हैं और कैसी हैं? मुख्य से समांतर नहीं है और पैरा एक्सियल है। पैरा एक्सियल भी क्या है? रेज है। अब हम लोग बात को समझेंगे। ये जो सभी रेज होंगी वह एक जगह पर मिलेंगी, सभी एक जगह पर क्या होंगी? मीट होंगी, मिलेंगी। और वह जो मिलेंगी वह एक प्लेन में मिलेंगी और यह यहाँ पर मान लीजिए इसका फोकस है और इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस प्लेन। अब जितनी भी रेज आएंगी सब के सब यहाँ, जितनी भी रेज आएंगी यहाँ से गुजरेंगी और सब कहाँ पे मिलेंगी? इसके प्लेन पर मिलेंगी। यानी जो ये प्लेन आपका होगा जिस पर सभी रेज आके आपस में मिलेंगी उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। अच्छा ये रेज मान लीजिए यहाँ से जा रही हैं, कुछ रेज यहाँ से जा रही हैं, ऐसे 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 जा रही हैं, तो तीनों यहाँ पर और यहाँ पर मिलेंगी। और यह भी कहाँ पे होंगी? फोकल प्लेन में ही होंगी। मतलब फोकस जो होगा इसका, फोकस यहाँ पर होगा, उसका जो प्लेन होगा यहाँ पर मान लीजिए फोकस है तो उसका एक प्लेन ऐसे आएगा। जितनी भी रेज यहाँ, ये प्लेन मान लीजिए फोकस का है, फोकस का प्लेन है, जितनी भी रेज इधर से आ रही हैं वो परावर्तन के बाद इसी प्लेन पर मिलेंगी और जिस प्लेन पर मिलेंगी वही आपका क्या होगा? फोकल प्लेन होगा। क्या होगा? फोकल प्लेन। मतलब जितनी भी रेज आएंगी, मान लीजिए आपका यहाँ से ऐसे रेज आ रही हैं, तीनों जो होगा सभी रेज जो होंगी वह यहाँ पर मिलेंगी, तो ये प्लेन आपका होगा, इसे फोकल प्लेन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर फोकस होता है। इसके एकदम सीध में ठीक क्या होता है? फोकस। जितनी भी रेज आएंगी इधर से गई तो यहाँ पर मान लीजिए सब रेज मिली और यह तब कौन सा प्लेन होगा? फोकल प्लेन होगा और यह फोकस होगा और इसके सभी ये प्लेन होंगे ऊपर नीचे। हाँ, अगर ये इसके पैरेलल आती तो फोकस जाती और पैरा एक्सियल होती तो, लेकिन हम लोग को फोकस प्लेन चूज करना है तो वह प्लेन जहां पर स्वयं अपने में समांतर आने वाली किरणें लेकिन मुख्य से समांतर ना हो और पैरा एक्सियल हो। कैसे हो? पैरा एक्सियल हो। और जिस प्लेन पर सभी मिलती हैं उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। यानी ये जो प्लेन होगा आपका वो क्या होने वाला है? फोकल प्लेन। मतलब जितनी भी रेज अपने में स्वयं समांतर आएंगी वो जहां कहीं भी मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? फोकल प्लेन पर ही मिलेंगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। अगली बात, इसमें ये फोकल प्लेन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोग देखे किसके लिए? अवतल के लिए। उत्तल के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये आपका है उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ये है, यहां से मान लीजिए ये बहुत सारे रेज आ रही हैं, सॉरी आपस में समांतर नहीं, आपस में समांतर होंगी, मुख्य समांतर नहीं होंगी। मान लीजिए 1 2 3, ये तीनों रेज आ रही हैं, यहाँ पर आपकी टकरा रही हैं, तो होगा क्या?
ये परावर्तित हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तीनों तीनों रिफ्लेक्ट होने वाली है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद तीनों जा कर के कहीं पर मिलेंगी, लेकिन फोकस पर नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर मान लीजिए तीनों मिलती हैं, तो ये यहाँ पर आपका फोकस होगा मुख्य अक्ष पर, और इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस प्लेन। इस प्लेन को क्या यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस प्लेन पर, इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस प्लेन। जितनी भी रेज आएंगी, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक आया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर आया, ऐसे कुछ, तो तीनों क्या रिफ्लेक्ट हुई इधर। और अगर हम तीनों को पीछे बढ़ाए तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पर मीट हुई। जितनी भी रेज आएंगी सब इसी, अगर स्वयं समांतर हैं, स्वयं पैरेलल हैं, तो जिस प्लेन मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ना आए, लेकिन वह स्वयं अपने में सभी समांतर हों, सभी अपने में समांतर आ रही हों और पैराक्सियल हों, पैराक्सियल मतलब मुख्य से पास ही हों, पैराक्सियल हों, तो ये जो सभी जो मिलेंगी जिस प्लेन पर, उस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। सभी लोग बात क्लियर हो गया होगा। इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। मतलब जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी कहीं से भी रेज यहाँ से मान लीजिए आई, इस पे टकराई, जब ये होगा तो जहाँ पे सब मिलेंगी वो आपका क्या होगा, फोकल प्लेन होगा। यह आपका फोकल प्लेन है। तो मुख्य के समांतर किरणें ना आए, लेकिन वह स्वयं अपने में समांतर हों और वह पैराक्सियल हो, मतलब मुख्य के पास ही हों, तो वह जिस प्लेन में, वह फोकस के जिस प्लेन पर जाके मिलती हैं, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। ये आपका क्या होगा, फोकल प्लेन होगा। अब देख लेते हैं फोकल प्लेन से फार्मूला ड्राइव हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपका ये है, आपकी एक रेज आ रही है, दूसरी और तीसरी, मान लेते हैं तीनों यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर आपका फोकस होता है, और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल। और यह डिस्टेंस मान लेते हैं एच आपकी है, कितनी है, एच। यह पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं एच, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये एफ होगी। कितनी होगी, एफ। ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एफ दिखा देते हैं। यह डिस्टेंस हम लोग जानते हैं एफ होती है, एफ। और ये जो ट्रायंगल आपका मिल रहा है यहाँ पर, यह मान लेते हैं ट्रायंगल है आपका अल्फा। कितना है, अल्फा है। यह ट्रायंगल आपका अल्फा है। यह ट्रायंगल कितना है आपका, अल्फा। तो अल्फा जो ट्रायंगल होगा, यानी आप समझें कि यहाँ पर ये कोई, यहाँ पर वस्तु कोई रखी है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ से तीनों रेज आ रही हैं, तो इसका जो मिरर बन रहा है वो कहाँ, हाँ सॉरी, इसका जो इस मिरर द्वारा इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फोकल प्लेन पर बन रहा है। और इसकी हाइट कितनी है, एच है, और आपका एंगल कितना है, अल्फा है। तो ये है आपका। हम लोग अगर इसमें ये एंगल ले लेते हैं, ये आपका ले लेते हैं और ये आपका ले लेते हैं, तो हम लोग अगर इसमें tan अल्फा लें, tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी एच बाई एफ। tan अल्फा इक्वल टू एच बाई एफ, ये हो गया। और हम यहाँ पर यदि tan अल्फा को बहुत छोटा मान लें, कितना मान लें, जैसे हम लोग करते क्या है, अगर हम लोग लेते हैं साइन 5 अंश, तो हम लोग कह सकते हैं यदि साइन 5 का बहुत मान छोटा हो तो हम इसको 5 ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंश में है, अंश में इसको डायरेक्ट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हम लोग जानते हैं साइन की वैल्यू अधिकतम 1 होती है, तो यहाँ 5 कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। इसको हम लोग रेडियन में चेंज कर लेते हैं, यानी π/180 से डिवाइड करते हैं, तब इसकी परफेक्ट वैल्यू आती है। ये बात हम लोग समझें कि साइन 5 अंश बराबर 5 नहीं होता है, हम लोग इसको बहुत छोटा मानेंगे, नहीं लिख लेंगे, 5 होता है, यानी 5 × 5 π/180 लिखते हैं, तब रेडियन में जो ये आंसर आता है ये सही है आपका। जो आपका रेडियन में आंसर आता है वो सही होगा। यानी हम लोग इसको क्या कर लेंगे कि ये आपका, तो यहाँ पर tan अल्फा रेडियन में लिखेंगे, यदि हम लोग कह देंगे tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर एच बाई एफ, यानी एच बराबर अल्फा इंटू
ये आपका क्या होगा, फार्मूला होगा। यहाँ पर आप लोगों को जानना होगा और सेम यही फार्मूला आपको मिलेगा उसमें भी सेम यही मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, ये वाली बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। हम लोग देख लेते हैं, उसके लिए भी हम बनाए थे कुछ ऐसा। यहाँ से कोई रेज, यहाँ से मान लेते हैं एक रेज गुजरी थी ऐसे ऐसे और ऐसे, तीनों क्या हुई थी, रिफ्लेक्ट मान लीजिए इधर हो जाएंगी। हम लोग तीनों को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यहाँ पर मिलेंगी। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इमेज बनेगा। ये है आपका सिस्टम और ये फोकस भी होगा। तो ये आपका पूरा सिस्टम है, यह आपका फोकस होगा। तो यहाँ पर दूरी डिस्टेंस एफ होगी, यह ट्रायंगल अल्फा ले लेते हैं और ये जो ऊंचाई ले लेते हैं एच। तो हम लोग tan अल्फा इक्वल टू एच बाई एफ। तो अल्फा tan अल्फा इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर एच बाई एफ, यानी एच बराबर ये अल्फा इंटू, मतलब सेम वही फार्मूला आने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, अगर आपको कोई दे दे क्वेश्चन आपका ही, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे ये आपका मेन एक्सिस है, ये पोल है आपका, यहाँ पर आपका सेंटर मान लेते हैं। कोई आपका यहाँ से रेज आ रही है, ऐसे ऐसे रेज आ रही हैं और ऐसे यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पर फोकस, ये आपका इमेज फॉर्म होता है ऐसा कुछ। मान लीजिए आपकी फोकस दे दे 20 सेंटीमीटर, फोकस कितना है पूरा 20 सेंटीमीटर है। और ये जो ट्रायंगल दिया आपका है, यहाँ पर ये जो एंगल है यह मान लीजिए दे दे 5 अंश, चलिए ले लीजिए 5 अंश। तो आपके लिए अभी हम फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला अभी आपके लिए क्या मिला था, हम लोग जाने थे कि tan अल्फा इक्वल टू, ये एच था, एच बाई एफ। हम लोगों को एच कैलकुलेट करना है, कितना हम लोगों को इमेज इसका बड़े पार्टिकल का हम लोग इमेज कितना दिखेगा, जो यहाँ से रेज आ रही हैं, दूर जो रेज आ रही है इसका हम लोग कितना दिखेगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा है tan 5 अंश इक्वल टू एच बाई एफ की वैल्यू 20 हो जाएगा। और ये 5 अंश का हम लोग को निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि tan 5 इक्वल टू 5 अंश, लेकिन हम लोग इसको रेडियन में लिखेंगे, पाई बाई 180 करना नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम लोगों का गलत आंसर आएगा। तो हम लोग ये हो जाएगा कितना यहाँ पर रख देंगे, तो क्योंकि ये अंश को रेडियन में बदल देंगे नहीं तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू एच बाई 20, यही होगा। तो ये आप काट लेंगे यहाँ पर, तो 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 36 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 बचा, यहाँ पर 30 हो गया, 5 छक्का 30। तो आपका पाई बाई 36 इक्वल टू एच बाई 20, और आप एच इक्वल टू कितना लिख लेंगे 20 इंटू पाई बाई 36। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका वही क्या आएगा आंसर, आपका जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई में वैल्यू रहने देंगे, उतना सेंटीमीटर जो होगा इसका ऊंचाई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पाई बाई आपका 180 करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि रेडियन में चेंज करके ही रखेंगे, डायरेक्ट आप अंश की वैल्यू को नहीं पुट करेंगे। हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, एकदम बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर फोकस दूरी मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है। अब कोई जो वस्तु है वो 5 मीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेज आ रही है एक, और दूसरी रेज फिर आ रही है और ऐसे जा रही है, यहाँ पर इसका सभी यहीं पर मीट कर रही मिल रही है। यहाँ पर यही आपका क्या है फोकस है, फोकस है, ये आपका फोकस तल होगा आपका, ये ऊंचाई इसकी निकालनी है।
मतलब ये तो इतना दिया है लेकिन इसकी ऊंचाई निकाली, तो इससे हमने इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये आपको ये जो एंगल है ये मान लीजिए दे दिया 2 अंश का, तो हम लोग निकालेंगे कि tan अल्फा इक्वल टू एच बाई एफ, तो tan 2 अंश इक्वल टू एच बाई एफ की वैल्यू 50, तो tan 2 अंश का 2 इंटू पाई बाई 180 ये कर लेंगे एच बाई 50, तो ये आपका कटेगा और हम लोग एच निकालना है तो कितना हो जाएगा 50 इंटू पाई अपान 90, ये कैंसिल आउट, एच इक्वल टू 5 पाई बाई 9 सेंटीमीटर आपकी इसकी क्या आएगी ऊंचाई आएगी। तो आप लोग जो ये वाला कैलकुलेशन होगा इस तरह से आप लोग इसको करेंगे। तो हम आशा करते हैं सबको ये बातें समझ में आई होंगी और आप लोग मेहनत से घर पर पढ़ाई करिए और हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।